क्योंकि मैं उस दौर का सहाफ़ी हूँ जब प्रिंट मीडिया का बहुत डोमिनेंस था जर्नलिज्म पे। तो लोगों के जहन में जब जर्नलिज्म का लफ्ज़ आता था तो उनके जहन में एक इमेज बनती थी अखबार और अखबार वाला, यानी अखबार, इसीलिए प्रेस भी कहते हैं। तो अखबार का मतलब सहाफ़त होता था, और अगर किसी को कहें कि मैं सहाफ़ी हूँ, उसका मतलब होता है कि किसी अखबार का रिपोर्टर है। या वालिदैन मुझे कहते थे कि ये बहुत ही अजीब सा एक जोक भी है। तो जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो उनसे कहा गया कि उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, तो उन्होंने कहा वो जर्नलिज्म करता है, अखबारात में काम करता है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, वो शौक के लिए करे, लेकिन काम क्या करता है? मतलब इसको एक काम के तौर पे नहीं जाना जाता था। अब तब से तो बहुत हालात बदल गए, अब जर्नलिज्म एक बाकायदा करियर भी है। बात है, मैं समझता हूँ अखबारात ने यहाँ बहुत कुछ झेला है और बहुत सारे चैलेंजेस को मीट आउट किया है, और उसके बाद उन्होंने जो है इस सहाफत को ये जिंदा रखा है। तो सर ये भी बताइएगा, खासकर कई लोग ये भी सवालात उठाते हैं कि एक रिपोर्टर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है, क्या सर एक जर्नलिस्ट की बाउंड्री होती है कि नहीं? ये किसने आपसे कहा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता? ये कोई मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे ये गाड़ियों का परमिट थोड़ी ही है कि जो श्रीनगर की गाड़ी है वो बारामूला में ऑपरेट नहीं करेगी। ये तो सहाफत की कोई सरहद नहीं होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, सहाफत कीजिए, तो कश्मीर रीजन में कोई किसी को नहीं रोकता है। यहाँ तो सहाफियों की जो अक्सरियत है वो दूसरे इलाकों से आए हुए हैं। ताहिर साहब कुपवारा से हैं, लेट शुजात बुखारी साहब वो तो करीरी बारामूला से थे, मसूद हुसैन साहब साउथ कश्मीर से हैं। यहाँ तो मतलब कश्मीर के कोने कोने से लोग आकर श्रीनगर में यहाँ पे सहाफत की जड़ें मजबूत करते रहे हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो ये बिल्कुल एक हेच और अबस और झूठ बात है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सुहेल मुगल का प्यारो बुरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगद की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, आज के शुमारे में मेरे साथ जो मेहमान गुफ्तगू मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सहाफत के मैदान में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम कह सकते हैं कि वादी कश्मीर की या अब्रॉड की बात करें, कई लोग इनको इनकी रिपोर्टिंग से जो है बाज़ाब्ता तौर पर जानते ही होंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, सहाफत में एक नाम रियाज मसरूर साहब जो कि BBC की कॉरेस्पॉन्डेंट है। आज इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सहाफत के हवाले से भी बात करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मसरूर साहब, आपका वेलकम है कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? मेरी पैदाइश श्रीनगर के एक मुतवस्त घराने में हुई है जी। और मेरे वालिद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और मैं जो है मेरी स्कूलिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह की तालीम भी कश्मीर में ही हुई। तो सर आपने इस सहाफत के मैदान में कब और कैसे कदम रखा? ये एक हादसा समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गुमान था अपने बारे में कि मैं कोई सहाफ़ी हूँ। असल में मामला ये है कि जब मैं 12th में पढ़ता था तो मुझे साथ साथ पढ़ने लिखने का शौक़ भी हुआ, जो यानी सिलेबस से बियॉन्ड। जो किताबें बहुत महंगी होती थीं और ट्यूशन वगैरह का ख़र्चा भी था। मैं अपने वालिद पे जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाहता था। आई वांटेड टू फंड माय एजुकेशन, सो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब जिसमें मैं अखबारात का मुताला करता था। उसमें एक दिन ऐसा हुआ, ये इत्तेफाक ही समझ लीजिए, कि उस वक्त का बहुत ही मशहूर और मारूफ रोज़नामा असफ़ा न्यूज़ यहाँ से निकलता था जी। तो उसके पहले सफ़े पे एक छोटे से कॉलम में लिखा था सब एडिटर की ज़रूरत जी। तो एक अजीब सा रॉ कॉन्फिडेंस था मुझ में। न मुझे सहाफत का अबजद मालूम था, न मैंने कभी सहाफत की थी, और मैं 12th का स्टूडेंट था। मैं मुंह उठा के चला गया वहाँ कमरे में। बहुत ही सीनियर सहाफ़ियों की एक टीम थी वहाँ पे, जिसमें अब्दुल गनी रासिक साहब का नाम सर फ़हरिस्त है, क़य्यूम ज़ुल्फ़ी थे वहाँ, और अशरफ शाबान जो उस वक्त उस अखबार के मालिक थे। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ये लड़का कहता है कि ये सब एडिटिंग कर सकता है, तो इसको ज़रा चेक कीजिए। तो ये वो दौर था जब बानहाल टनल पे अक्सर ट्रैफिक जैम रहता था, और
कई हफ्तों तक लोग मुसाफिर वहाँ पे दरमांदा रहते थे जी। और स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो मुझे एक एडिटर साहब ने कहा कि आप कलम उठाइए और इस जैम और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पे एक रिपोर्ट बनाइए। जी। तो मैंने कहा लेकिन उसके लिए तो मुझे बानहाल जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, आप डेस्क पे बनाइए। तो मैंने भी इसको अपने लिए एक चैलेंज समझ लिया। जी। हालांकि उर्दू की तालीम मेरी जो है वो रस्मी तालीम 10वीं जमात तक थी। जी। बहैसियत एक मजमून होता था वो, तो लेकिन शगुफ था, एक झुकाव था दोनों ज़बानों के लिटरेचर में, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो मैंने वो रिपोर्ट बनाई और वो बहुत मुतासिर हो गए। तो उनको रखना ही था किसी न किसी को। तो मेरी उम्र और बिल्कुल ज़ीरो तजुर्बे को देखकर उनको भी एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि बहुत कम तनख्वाह पे मुझे रख लिया गया, 1000 रुपये माहाना। अच्छा। तो मैंने शुरू किया वहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप फील्ड रिपोर्टिंग भी करो। मैं फिर 3 पोजीशंस पे एक साथ काम करता था। एक तो मैं डेस्क पे रिपोर्ट्स को एडिट करता था जी। और फील्ड में रिपोर्टिंग भी करता था। और उस वक्त मैंने उनको ये सजेस्ट किया, उस वक्त यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, ये 1994 की बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो इदारिया होता है ये अखबार की जान होता है, तो हम एडिटोरियल क्यों ना लिखें। उन्होंने कहा लिख लो। तो फिर मैंने एडिटोरियल लिखना भी शुरू किया। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। तो और बाद मोटिवेट किसने किया सर आपको? मुझे मोटिवेट किसी ने नहीं किया और मुझे इसमें कोई बात महसूस नहीं होता है कि मैं जी इंस्पायर हो गया किसी से या मेरे अंदर कोई सहाफत का जुनून था, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मतलब एक नेकेड रियलिटी ये है कि अपनी ज़रूरत के तहत मैं नहीं चाहता था कि किसी दुकान पे सेल्स पर्सन बनूं। तो इसलिए मैंने ये मौका जो है सोचा कि शायद अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं जाऊं, और मैंने वो एक चांस लिया। और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुझे रख लिया जाएगा। लेकिन ऐसे मेरी सहाफत की दुनिया में मेरा सफ़र इस हादसे से शुरू हुआ। बाद में अब कई तजुर्बात मैंने अपने साथ किए जिससे मतलब ज़माना बदलता गया, क्योंकि हर फेज़ में कोई भी आर्ट फॉर्म हो, जर्नलिज्म भी एक आर्ट फॉर्म है, तो ये अपनी शेप्स बदलता रहता है। ये सारे दौर मैंने देख लिए। तो सर किन चैलेंजों से आपने उस दौर में खासकर ये कौन से चैलेंजेस उस टाइम आए सर आपको? देखिए, जब मैंने असफ़ा न्यूज़ में शुरुआत की सहाफ़त की, तो उस वक्त एक प्लेन पेपर पे कलम से खबर बनाई जाती थी जी। तो असफ़ा में ही मेरी मुलाकात जो है वो चट्टान के मुदीर ताहिर साहब के साथ हुई। मैं उनके दफ्तर जाता था जी। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू होती थी। तो उन्होंने उनके एक दोस्त ने यहाँ एक नए तर्ज का एक जो है नई तर्ज पे एक अखबार निकालना चाहा। तो ताहिर साहब ने कहा कि आप इसका मॉडल बनाओ। तो उस वक्त आफ्ताब, श्रीनगर टाइम्स, असफ़ा न्यूज़, जितने भी अखबारात निकलते थे उनसे बिल्कुल हट के हमने एक अखबार निकाला, उसका नाम रुदाद जहां था। ये 2 साल मैंने वहाँ काम किया असफ़ा में। 1996 की बात है। वहाँ भी हम कलम से लिखते थे, लेकिन अचानक से मुझे दिमाग में आया, मैंने अपने एडिटर से कहा, मैंने कहा कि मुझे लगता है कंप्यूटर का ज़माना आया है। क्योंकि मैंने टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें दिल्ली और दूसरी जगहों के उर्दू अखबारात के दफातर में कंप्यूटर लग गए थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो मतलब बहुत पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो कैलीग्राफर्स थे जिनको आप कातिब कहते हैं जी, तो उनके रोजगार का मसला भी था। लेकिन अचानक से श्रीनगर टाइम्स ने जो है कंप्यूटर टाइपिंग से किताबत को रिप्लेस किया। तो फिर एक रेड लग गई। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि अब तक मैं कलम से लिखता था। तो अल्लाह का करम है कि मैंने 10वीं जमात का इम्तहान पास करने के बाद उस वक्त कहीं ना कहीं भेज देते थे रिजल्ट तक बच्चों को। तो मुझे भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट भेजा गया था। तो टाइपिंग मुझे आती थी, लेकिन उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी। ये ज़बरदस्त चैलेंज था। हाँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे बिहार से कुछ लोग आते थे जो उर्दू टाइप जानते थे। तो मैं ऐसे ही एक टाइपिस्ट के पास जाता था सुबह, बहुत अर्ली मॉर्निंग में। तो मैंने वो कीबोर्ड जो है वो सीख लिया। और मुझे लगता है, हालांकि ये कहना मुझे मायूब सा लगता है कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने जो है रिपोर्टिंग टाइप करके की इन पेज में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि कई साल तक सिर्फ मैं ही करता रहा और बाद में लोगों ने फिर मजबूरी के तहत इसको सीख भी लिया। तो सर किसी न किसी फील्ड में जो है उस्ताद होता ही है, तो इसमें किस उस्ताद ने आपको सपोर्ट किया, गाइड किया? यहाँ सहाफत में फॉर्मली कल्चर है ही नहीं
क्योंकि जिन दिनों मैं था तो उन दिनों इंटर्नशिप का नाम भी मालूम नहीं था लोगों को। तो मैं ऐसे ही जो है अखबारात का मुताला करता रहा। उसके बाद मैंने कुछ किताबें खरीदी, तो मैंने सोचा मैं बाकायदा तौर पे देखूं कि किस तरह से जर्नलिज्म होता है। उसके बाद कुछ कोर्सेज भी मैंने किए दिल्ली से। एक तो मैंने डिस्टेंस से किया, एक तो वहीं जाके किया 3 महीने का। तो लेकिन उससे भी प्यास नहीं बुझी। तो चूंकि मैं तजुर्बाती जहन रखता हूँ, मैंने तजुर्बे बहुत किए, हेडलाइंस के साथ तजुर्बे किए, प्लेसमेंट ऑफ न्यूज़ के साथ तजुर्बे किए, लिखना कैसे होता है उसमें तजुर्बे किए। क्योंकि रवायती तौर पर जो कंजर्वेटिव ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं उनको आज भी मालूम है ये 5Ws 1H या इन्वर्टेड जो है क्या नाम है इन्वर्टेड पिरामिड। तो पहले आप मतलब की बात लिखो, फिर उसको खोलो, फिर फैलाओ, फिर डिटेल लिखो। ये सारी चीजें तो ठीक है, उसमें मैंने महारत हासिल की थी, लेकिन मैं इस चीज को चेंज भी करता गया जी। तो यहाँ चूंकि मैंने 1 दर्जन से ज्यादा अखबारात को लॉन्च किया है एज लॉन्चिंग एडिटर। जिसमें तामिल इरशाद है, जिसमें कश्मीर उज़्मा है, ग्रेटर कश्मीर का। ग्रेटर कश्मीर में मैंने काम भी किया बाकायदा क्रॉस डेस्क एडिटर के तौर पे। मैं अंग्रेजी में भी करता था और उर्दू में भी करता था। राइजिंग कश्मीर को मैंने लॉन्च किया, तो इसी तरह से बहुत सारे तामिल इरशाद को लॉन्च किया। तो मामला ये है कि चैलेंजेस आते रहे जी, क्योंकि मैं उस दौर का सहाफ़ी हूँ जब प्रिंट मीडिया का बहुत डोमिनेंस था जर्नलिज्म पे। तो लोगों के जहन में जब जर्नलिज्म का लफ्ज आता था तो उनके जहन में एक इमेज बनती थी अखबार और अखबार वाला, यानी अखबार इसीलिए प्रेस भी कहते हैं। तो अखबार का मतलब सहाफत होता था, और अगर किसी को कहें कि मैं सहाफी हूँ उसका मतलब होता है किसी अखबार का रिपोर्टर है या एडिटर है जी। उसी दौर में केबल टीवी का एक रेवोल्यूशन आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसने अखबारात को एक बहुत बड़ा धचका दिया। कई अखबारी रिपोर्टर्स जो हैं, जो मेरे कलीग्स थे, उन्होंने स्विच किया, वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में गए। जैसे मिसाल के तौर पे नज़ीर मसूदी मेरे एक बहुत ही दीरीना कलीग हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में थे, रिपोर्ट करते थे प्रिंट में, लेकिन वो एनडीटीवी में चले गए। इसी तरह से यहाँ जो है सुरेंद्र सिंह ओबराय थे, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो प्रिंट में काम करते थे, वो स्टार टीवी में चले गए। इस तरह से बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं वहीं पे रहा। मैंने सोचा हम इसको इस रिवायत को, जर्नलिज्म की रिवायत को, सहाफत की रिवायत को, हम इसको जहां तक चलती है चलाते रहेंगे। तो चलते, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस तरह से आज एक चैलेंज है जर्नलिज्म को, इसी तरह से उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले तो रेडियो आया था, लेकिन रेडियो से कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा प्रिंट मीडिया को। टीवी चैनल्स की भरमार हो गई। सन 2000 आते आते, यानी जो 20वीं सदी है उसके इख्तिताम तक एक टोटल काया पलट हो गई थी जर्नलिस्टिक जॉनर की, कि सब लोग टीवी चैनल्स पे खबर देखते थे और ब्रेकिंग न्यूज कल्चर आ गया। क्योंकि आप आज खबर लिखते हैं, वो कल सुबह आपकी ऑडियंस तक पहुंचती है। लेकिन टीवी ने तो कमाल कर दिया। टीवी चैनल्स में खबर जब होती थी एज इट वाज, ओबी वैन्स होती थी, लाइव टेलीकास्ट हो गए, तो उससे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। लेकिन फिर भी अखबारात ने अपना काम किया। तो सर वालिदैन ने कैसा सपोर्ट किया उसमें? वालिदैन मुझे कहते थे, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा एक जोक भी है, तो जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो उनसे कहा गया कि उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, तो उन्होंने कहा वो जर्नलिज्म करता है, अखबारात में काम करता है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, वो शौक के लिए करे, लेकिन काम क्या करता है? मतलब इसको एक काम के तौर पे नहीं जाना जाता था। अब तब से तो बहुत हालात बदल गए। अब जर्नलिज्म में बाकायदा करियर भी है। बज़ाहिर चैलेंजेस हैं, दैट्स अ पार्ट, लेकिन ये है कि बाद में वालिदैन ने सपोर्ट किया। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं ग्रेटर कश्मीर में काम करता था, तो जाहिर है जिस तरह के खर्चे होते हैं या जिस तरह के मसारिफ होते हैं घरों में, तो वो सब मेरे जर्नलिस्ट बनने से तो पूरे नहीं हुए। लेकिन यह है कि ग्रेटर कश्मीर एक वाहिद इदारा है जहाँ पे बाकायदा स्टाफ को सैलरी मिलती थी, बाकायदा प्रोविडेंट फंड होता था, और सैलरी दीगर अखबारात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी और बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी। तो कितनी मुश्किलात इसमें आई? मुश्किलात खास नहीं आते हैं। मुश्किलात एक जर्नलिस्ट को तब आते हैं जब उसको लगता है कि उसका स्किल सेट जो उसके पास है, उसके पास जो हुनर है, वो बदलते ज़माने के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए हर जर्नलिस्ट को हमेशा हर फेज में अपने आप को री इन्वेंट और रीडिस्कवर करना होता है। उसको देखना होता है कि आज के मार्केट में जो जर्नलिज्म हो रहा है उसमें कौन कौन सा स्किल चाहिए। उसको हमेशा काम करने के दौरान
these things should happen simultaneously. आप काम भी कर रहे हैं, आप खुद को तैयार भी कर रहे हैं. जिस तरह से आपका फोन है, फोन में आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, जैसे 13.1 आ गया, आज 17.1 है, तो आप फौरन अपडेट कर देते हैं. क्यों करते हैं अपडेट? क्योंकि नई स्पेसिफिकेशन, हाँ, नई स्पेसिफिकेशंस आती है. इसी तरह से एक इंसान को भी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, खासतौर से जर्नलिज्म में अगर हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्किल सेट को बेहतर करे, बोलचाल और लहजे को बेहतर करे, अपने आप पर काम करे. क्योंकि सलाहियत साजी कोई इदारा नहीं करेगा, आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं बोलेगा कि आप ऐसे करो, आपको खुद करना होगा, अप्रोच करना होगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस को. और आज तो यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया है, रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. सिर्फ आपके अंदर वो ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं मुकम्मल नहीं हूं. तो जिसने खुद को मुकम्मल समझा वो जवाल का शिकार हो जाता है, और उसी को ये डर लगता है कि भाई जर्नलिज्म खत्म हो गया, बस अब हम नहीं कर सकते कुछ. तो सर फिर बीबीसी वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट रहना, ये कब आपने उस टाइम जो है वहाँ पे उन्होंने आपको रिपोर्टर हायर किया यहाँ पे? जी, एक्चुअली बीबीसी में भी मसला ये था कि बीबीसी ने 2004 में अपनी उर्दू वेबसाइट बाकायदा लॉन्च की जी. लेकिन जिन लोगों को उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में हायर किया, उनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी, सिवाय चंद के जी. तो जो मेरे सीनियर्स हैं इस वक्त दिल्ली में, उनको आता था उर्दू में न्यूज़ लिखना. तो ये रिपोर्टर्स क्या करते थे बीबीसी के लिए, वो एक सादा कागज पे अपनी रिपोर्ट लिखते थे, उसके बाद फैक्स करते थे लंदन. तो उस सिलसिले में मेरा किसी ने रिकमेंड किया था, एक खैर खा दोस्त ने, तो वो बाहर थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बाकायदा मैंने फिर 2 जगह लंदन में और दिल्ली में इंटरव्यू दिए, और एक टफ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के बाद मुझे हायर किया गया. तो पहले साल तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, उसके बाद स्टाफ हो गया मैं 2006 में. तो सर खासकर कश्मीर के जर्नलिज्म पे आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर में जर्नलिज्म, कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया में जितने भी रीजन्स हैं, कोई भी शोबा हो जिंदगी का, वो तब्दीली से 2-4 तो हो जाता है. बिकॉज रेने डेकार्ट ने कहा था कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. तब्दीली से कभी डरना नहीं चाहिए, तब्दीली के साथ अडेप्ट करना चाहिए. कश्मीर में जर्नलिज्म को काफ़ी चैलेंजेस रहे, सिचुएशन के एतबार से चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स होते थे, और हर तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से जो दो फोर्सेस आपस में गुत्थम गुत्था थी, तो उन दोनों के बीच में से अपना एक रास्ता निकालकर सच बोलना, ये बहुत बड़े दिलगुर्दे की बात है. मैं समझता हूँ अखबारात ने यहाँ बहुत कुछ झेला है और बहुत सारे चैलेंजेस को मीट आउट किया है, और उसके बाद उन्होंने जो है इस सहाफत को ये जिंदा रखा है. तो सर ये भी बताइएगा, खासकर कई लोग ये भी सवालात उठाते हैं कि एक रिपोर्टर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है, क्या सर एक जर्नलिस्ट की बाउंड्री होती है कि नहीं? ये किसने आपसे कहा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता? ये कोई मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे ये गाड़ियों का परमिट थोड़ी ही है कि जो श्रीनगर की गाड़ी है वो बारामूला में ऑपरेट नहीं करेगी. ये तो सहाफत की कोई सरहद नहीं होती है. आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, सहाफत कीजिए, तो कश्मीर रीजन में कोई किसी को नहीं रोकता है. यहाँ तो सहाफियों की जो अक्सरियत है वो दूसरे इलाकों से आए हुए हैं. ताहिर साहब कुपवारा से हैं, लेट शुजात बुखारी साहब वो तो करीरी बारामूला से थे, मसूद हुसैन साहब साउथ कश्मीर से हैं. यहाँ तो मतलब कश्मीर के कोने कोने से लोग आकर श्रीनगर में यहाँ पे सहाफत की जड़ें मजबूत करते रहे हैं. तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. अगर कोई ये कहता है तो ये बिल्कुल एक हेच और अबस और झूठ बात है. खासकर अगर बात की जाए, कई लोगों ने ये भी हमारे साथ जो है सवालात शेयर किए कि एक डॉक्टर के लिए जिस तरीके से MBBS डिग्री ज़रूरी होती है, उसी तरीके से जर्नलिस्ट के लिए भी जर्नलिज्म की डिग्री ज़रूरी होनी चाहिए. ये एक बहुत बड़ी बहस है कि यहाँ पे बल्कि कुछ जर्नलिस्ट ने अपनी एक तंजीम भी बनाई और वो कहते थे कि इसको डिस्करेज किया जाए. लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया पिछले 20-25 साल में इतनी बदल गई है कि जब एलन मस्क को कहा गया कि आप किसको हायर करोगे, मतलब क्या वो IIM से होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड से होना चाहिए, उसने कहा टू हेल्प विद ऑल दोज बिग इंस्टीट्यूशंस, फैशनेबल इंस्टीट्यूशन, मुझे स्किल चाहिए, आप मुझे करके दिखाओ, अगर कर सकते हो तो आई विल हायर यू. तो यही सहाफत का भी, अगर आप में वो मादा है, आप ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के हर एक जो है वो चिल्लाता फिरे माइक्स पे, उसको सहाफी नहीं कहते हैं. सहाफी वो होता है जिसको पहले एक नैक होता है, एक उसमें एक वो स्पार्क होती है, उसके बाद वो खुद को पॉलिश करता है.
जिस तरह से सोना हम निकालते हैं, तो सोना इस शेप पे नहीं होता है जैसा आप आज ज्वेलर्स के पास देखते हैं। उस बहुत कालक ऊपर से होती है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको तराशा जाता है। हीरे को भी वो पहले पत्थर होता है, उसको तराश कर हीरा बनाया जाता है। ये काम खुद सहाफी को कर रहा है, जिसको ये शौक हो और नैक भी हो, और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर उसको ये कॉन्शियसनेस है और ये कैपेबिलिटी उसके पास है कि वो कर सकता है, तो उसको उसके लिए तैयारी करनी होती है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले तो ठीक था कि सोशल मीडिया को मैं अपोज नहीं करता हूँ बाकी लोगों की तरह, इसके ये तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है जो अभी इवॉल्व ही हो रहा है। लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है कि इसका एक एस्पेक्ट ये है कि ये एक अवेलेबल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। कोई भी माइक उठा के जो है वो खुद को जर्नलिस्ट साबित करने की कोशिश में चिल्लाता फिरता है। तो ये चीजें हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीबॉडी टू यूज सोशल मीडिया। लेकिन इसमें यह है कि अगर क्वालिटी जर्नलिज्म, क्वालिटी कंटेंट साथ साथ ज्यादा मिकदार में आता रहे, तो वो जो मीडियोक्रिटी है, वो जो नाअहली है, वो खुद ओवरशैडो हो जाएगी। तो सर कई जगह पे कोई रिपोर्टिंग करता है या कोई झगड़ा वहाँ पे होता है, सोशल मीडिया पे वो अपलोड करता है, तो कई लोग जो है उनका शौक होता है कि हमारे नौजवान जो है वो आईपीएस या आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो जब वो जोक बनाते हैं, बाकी सुनते हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो दिमाग है वो दूसरी तरफ जाता है इससे? नहीं, जाहिर है सोशल मीडिया से तो हर एक एज ग्रुप के लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो ही जाते हैं। देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। इसी लिए आप देखते होंगे कि कंटेंट को बहुत ब्रीफ किया जाता है। इंस्टाग्राम पे 40 सेकंड्स का वीडियो होता है, क्योंकि आप 40 सेकंड से ज़्यादा आपका अटेंशन स्पैन नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लॉन्गिश इंटरव्यूज़ हुए जैसे कुछ पोर्टल्स करते हैं। लेकिन ये है कि उसका बुरा असर कितना पड़ता है, वो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ सामने आई हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। इससे आप एक्सपोज हो जाते हैं टू द न्यूअर रियलिटीज़। लेकिन अब चूंकि पहले तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का ये था, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, अब लॉज भी हैं, और साथ साथ फैक्ट चेक भी है। तो इसलिए अब एक इंफॉर्मेशन जो मोबाइल फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहा होता है, उसको हमेशा ये अपने दिमाग में, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या नहीं हो, उसको एकदम से उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो इसको हम क्रॉस रेफरेंसिंग कहते थे प्रिंट मीडिया में। तो जब तक वो कई दूसरे सोर्सेज से भी न देखे कि क्या वाकई ऐसा है। जी, तो सर क्या उसको हम जर्नलिस्ट कह सकते हैं? खासकर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस टाइम जो है अपनी बायलाइन वहाँ पे यूज़ करता है, बोल रहा है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। देखिए, आप लोग जो है, मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं होना चाहिए जर्नलिस्ट को। कोई भी शख्स, चूंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी तक हमारे मुल्क में भी एक्ट्स इवॉल्व ही हो रहे हैं। अभी हम आईटी एक्ट पे चल रहे हैं। सोशल मीडिया को किस तरह रेगुलेट करना है, इस पे गवर्नमेंट सर्कल्स में भी पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स जारी हैं। किसी को हम रोक नहीं सकते हैं अगर वो खड़ा हो जाए कहीं और कहे कि मैं जी बड़गाम से फॉर एग्जाम्पल ABC, तो आपके लिए ये खबर लाया हूँ। वो अगर टेक्निकली देखें तो वो वाकई खबर है। कहीं पे आग लगी हुई है, कोई लड़का अपना फोन उठा के कहता है कि ये देखिए जी, इस बिल्डिंग में आग लगी है, इसमें 7 दुकानें थी, वो जलकर राख हो गई हैं, इसमें कई लोगों का साजो सामान भी हो गया, तो जानी नुकसान नहीं हुआ। टेक्निकली मेरे लिए ये वाकई एक खबर है on the ground, and there is someone on the ground who is giving me this information, and I save my time and energy without going to visiting Badgam. I'm just cross checking it with Badgam police or administration if it is correct or accurate. Authenticity को चेक करके मेरे पास एक बना बनाया प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें कई चीज़ें होती हैं। मेरे पास भी कई शिकायत आई, मतलब जो मेरे कलीग्स हैं, हमारे बरखुरदार हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो कहते हैं कि कुछ लोग दे इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस, जिसके लिए हमें मतलब एंगेज होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है या इंफॉर्मेशन के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनके साथ ताउन करके उन मैल प्रैक्टिसेस को रोकना पड़ेगा। इसलिए आप उस इनसिक्योरिटी का शिकार ना हो जाएं कि अगर कोई खबर कहीं से देता है तो क्या वो खुद को जर्नलिस्ट कहलाएगा। अब तो मैं कई बार कहता हूं, अक्सर वी आर लिविंग इन द पोस्ट जर्नलिज्म वर्ल्ड। जर्नलिज्म की जो शेप थी, जो तरह थी, जो इमेज थी, वो चेंज हो गई है कम्प्लीटली। हम पहले खबर देते थे ऑडियंसेस को, अब ऑडियंसेस हमें खबर देते हैं। द मॉडल हैज रिवर्स्ड।
सो इसलिए आपको इसमें न शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, न इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए। तो सर, जो जर्नलिज्म के तालिब इल्म है, उनका फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है? फ्यूचर हर एक शोबे में फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कितने एम्बिशियस हो, आप कितने पैशनेट हो अपने काम को लेकर, समझे आप? तो किसी का भी फ्यूचर सिक्योर होता है अगर उसमें शौक भी हो और उसकी मजबूरी भी हो। अगर शौक और मजबूरी का हमेशा एक साथ आ जाए तो इंसान स्ट्राइव करता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन आदमी होता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता है, फेलोशिप्स को देखता है, इंटर्नशिप्स को देखता है, फिर जॉब हंटिंग करता है। फ्यूचर किसी का भी जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आज से 10 साल पहले हम किसी कालीन बाप से कहे कि आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है, वो कहेगा शानदार। लेकिन आज कालीन की इंडस्ट्री आप देखिए, इट इज स्ट्रगलिंग। सैफरान बेचने वाले फार्मर से हम बात करते थे आज से 20 साल पहले, वो कहते हैं ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है इस जैसा, क्योंकि काफी ज्यादा रिटर्न्स है, कम इन्वेस्टमेंट है, कम मेहनत है। लेकिन आज सैफरान आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हो गया। तो इसी तरह से जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म में अगर आपका शौक है तो आपको काफी सेक्रीफाइसेस देना पड़ेंगी, क्योंकि इसमें लोग, मुझे लगता है कि अक्सरियत लोगों की, नौजवानों की, जर्नलिज्म में कदम ग्लैमर की वजह से रखते हैं। उनको लगता है वी कैन रब शोल्डर्स विद टॉप ऑफिसर्स, टॉप मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट सर्कल्स, अच्छे से करेंगे। तो ये सिर्फ इतने से जर्नलिज्म नहीं होता है। आप जर्नलिस्ट हो, आपके अंदर जर्नलिस्टिक स्पार्क पहले मौजूद होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप में कितना रेजिलियंस है, आप में कितना कमिटमेंट है टू डेवलप योरसेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट पे आप कितना काम करते हैं। अगर वो सब होता है तो फिर फ्यूचर सिक्योर है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कश्मीर में बदकिस्मती से जर्नलिज्म एक इंडस्ट्री के तौर पे कभी उभरी नहीं। उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और इसको कभी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। तो इसमें हमारे यहाँ तो वेज बोर्ड काफ़ी दिनों से था, मतलब दूसरी स्टेट्स में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कभी वेज बोर्ड नहीं बना, क्योंकि हर एक चाहता है कि मैं एनडीटीवी पे आऊँ, मैं बीबीसी पे आऊँ, मैं वॉइस अमेरिका पे आऊँ, मैं वहाँ। अब तो पिछले 5-10 साल में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे बेशतर स्टूडेंट्स ही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो दुनिया की हर जो है पब्लिकेशन के लिए लिखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, तो वो अपना काम निकालते हैं क्योंकि उनमें जज्बा है, पैसा भी कमा रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं। इसलिए फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर उसका सिक्योर होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और अपनी डेवलपमेंट पे खुद काम करना शुरू करे। So sir, at the end of the day, what kind of message would you like to give the journalists as well as people of Jammu and Kashmir? जी देखिए, जर्नलिज्म बदल गया है जी। पहले तो अखबार पढ़ना जरूरी समझा जाता था घरों में। अब तो जो हमारे जो सेमी लिटरेट या नाखवानदा लोग होते हैं वो ऐसे बात करते हैं, नेटा से खोत, मतलब उनके लिए भी कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का बुनियादी जरिया मोबाइल फोन है जी। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने जर्नलिज्म को रिवाइव करें। एक दूसरी मैसेज मैं नौजवान कश्मीरी नौजवानों को देना चाहूँगा जिनके अंदर ये वलवला है, ये जोश है कि वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वो ये कि ये जो फिनोमेनन है सोशल मीडिया का, ये एक तरह से उनके लिए एक खुशखबरी की तौर पे आया है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, उनको किसी दरवाजे पे नहीं जाना है कि मुझे आप नौकरी दीजिए, वो अपना पोर्टल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो ट्रेंड हो, उनका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, वो चीज़ों को समझते हैं, खुद को उन्होंने ट्रेन किया है, बाकायदा वो रजिस्टर करके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ रजिस्टर करके अपना पोर्टल बना सकते हैं। अगर उनका कंटेंट अच्छा हुआ तो वो चल जाएगा, क्योंकि अब तो पैसा भी कमा रहे हैं लोग कंटेंट से। इसलिए उनके लिए लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि उनमें वो स्पार्क होनी चाहिए और वो खुद पे कितना काम करते हैं। चलिए सर, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतनी मसरूफियात में थे, उसके बावजूद रियाज मसरूर साहब ने हमें टाइम दिया और कई बातें जो है अपने जज्बात एहसासात आपके सामने रखे। और इस टॉप इंटरव्यू में, स्पेशल इंटरव्यू में इतना ही। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।